नमस्ते। और आज के इस गहन विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। मतलब हम आमतौर पर उस हवा के बारे में तब तक नहीं सोचते जब तक कि वो पूरी तरह से प्रदूषित ना हो जाए। बिल्कुल सही बात है ना? जब तक हमारी सांस ना घुटने लगे हम ध्यान ही नहीं देते। हमारी अर्थव्यवस्था का जो पूरा ढांचा है वो भी कुछ ऐसा ही है। हाँ, एक अदृश्य सिस्टम की तरह। एग्जैक्टली। एक ऐसा सिस्टम जो हमारे जीवन के हर एक हिस्से को, हमारे हर एक फैसले को चलाता है। लेकिन हम शायद ही कभी रुककर इसके बुनियादी डिजाइन पर सवाल उठाते हैं। और उठाना चाहिए, मतलब ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी ढांचे की उन डिफॉल्ट सेटिंग्स को चुनौती देने वाले हैं जिन्हें हमने बस पत्थर की लकीर मान लिया है, जो कि वो है नहीं। हाँ, आज हम कृपा शंकर जी द्वारा लिखे गए एक बेहद दिलचस्प लेख पर चर्चा कर रहे हैं। ये लेख पूंजीवाद या कैपिटलिज्म की विफलताओं का विश्लेषण करता है और प्राउट यानी PROUT नाम का एक बिल्कुल नया और कह सकते हैं कि एक रैडिकल वैकल्पिक नजरिया पेश करता है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो सदियों से इन्हीं आर्थिक प्रणालियों ने मानव समाज की पूरी दिशा तय की है। सही बात है। मतलब हम कैसे रहते हैं, हम अपना समय कैसे बिताते हैं, हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, और यहाँ तक कि हम अपने पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हाँ, वो भी तय होता है। बिल्कुल। ये सब कुछ उस आर्थिक इंजन पर निर्भर करता है जिसे समाज अपनाता है। जब हम पूंजीवाद की बात करते हैं तो ये सिर्फ व्यापार करने का एक तरीका नहीं है। ये एक पूरा दर्शन है जिसने इस आधुनिक दुनिया का निर्माण किया है। और यहाँ ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं हमारे सुनने वालों के लिए, हमारा मिशन किसी भी राजनीतिक या आर्थिक विचारधारा का, चाहे वो वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, उसका समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। जी, हम यहाँ कोई फैसला सुनाने नहीं बैठे हैं। एकदम। हमारा उद्देश्य केवल सामग्री में जो विचार दिए गए हैं उन्हें गहराई से समझना है। हम ये डिकोड करना चाहते हैं कि जब लाभ कमाने की होड़ व्यवस्था का केंद्र बन जाती है तो उसके क्या परिणाम होते हैं। और वो प्राउड दर्शन आखिर है क्या? राइट। चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। अगर हम पूंजीवाद की नींव को देखें तो लेख के अनुसार इसके दो सबसे बड़े स्तंभ बताए गए हैं, निजी स्वामित्व और अधिकतम लाभ। यही वो शुरुआती बिंदु है जहां से पूरी कहानी खुलती है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इस व्यवस्था के शुरुआती दौर के जो फायदे थे उन्हें नकारा नहीं जा सकता। मतलब इसके कुछ पॉजिटिव साइड्स भी थे शुरू में। बिल्कुल। जब किसी व्यक्ति को यह पता होता है कि वो जो भी मेहनत करेगा उसका मुनाफा सीधे उसकी जेब में जाएगा, तो ये विचार एक बहुत बड़े इनोवेशन इंजन की तरह काम करता है। अच्छा, एक प्रेरणा मिल जाती है काम करने की। हाँ, नवाचार का उत्प्रेरक कह लीजिए इसे। इसी निजी स्वामित्व की चाहत ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। नई नई तकनीकें विकसित हुई और उत्पादन उस स्तर पर पहुंच गया जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सही बात है। इंसान ने नई चीजें इसलिए बनाई क्योंकि सिस्टम ने उसे ऐसा करने पर इनाम दिया। तो ये तो ऐसा है जैसे हमने एक बेहतरीन हाई स्पीड ट्रेन बनाई जिसने हमें बैलगाड़ी के युग से निकालकर मीलों आगे पहुंचा दिया। बहुत सटीक उपमा है ये, औद्योगिक विकास की हाई स्पीड ट्रेन। हाँ, लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब हम उस हाई स्पीड ट्रेन में ब्रेक लगाना ही भूल गए। अब वो ट्रेन किसी भी सामाजिक और नैतिक सीमा की परवाह किए बिना बस अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही है और रास्ते में जो कुछ भी आ रहा है उसे कुचल रही है। और इस हाई स्पीड ट्रेन की उपमा में जो सबसे डरावना पहलू है वो ये है कि इस ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठे मुसाफिर ही इसके इंजन में कोयला झोंक रहे हैं। अरे बाप रे। हाँ, और उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि पीछे के डिब्बों में कितनी तबाही मची है। मतलब उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बिल्कुल नहीं। देखिए, जब अधिकतम लाभ ही एकमात्र लक्ष्य बन जाता है तो भौतिक संपदा का जो केंद्रीकरण है वो एक स्वाभाविक गणितीय परिणाम बन जाता है। पैसा उसी के पास खिंचता है जिसके पास पहले से पैसा है। हाँ, जिसे हम कहते हैं ना, अमीर और अमीर होता जाता है। एग्जैक्टली। इसका नतीजा ये होता है कि समाज बहुत ही स्पष्ट रूप से दो हिस्सों में बढ़ जाता है, हैव्स और हैव नॉट्स। अमीर और गरीब का एक बहुत बड़ा फासला। हाँ, एक तरफ वो छोटा सा वर्ग है जिसके पास असीमित संसाधन है और दूसरी तरफ वो विशाल बहुसंख्यक वर्ग है जो अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी संघर्ष कर रहा है। और यहीं पर इस लेख में एक बहुत ही चुभने वाला शब्द सामने आता है, पशुवत हो जाना। बहुत ही गहरा शब्द है ये। मतलब मैं सोच रही थी कि जब सर्वाइवल और मुनाफे की होड़ इतनी तीव्र हो जाती है तो इंसान सच में जानवरों जैसा बर्ताव करने लगता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्या सिर्फ पैसे के केंद्रीकरण से इंसान की फितरत इतनी बदल जाती है? ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव है।
देखिए, जब सिस्टम आपको लगातार ये सिखाता है कि आपकी सफलता का एकमात्र पैमाना आपका बैंक बैलेंस है, तो आप अपने आसपास के लोगों को इंसानों की तरह देखते ही नहीं हैं। तो फिर किस तरह देखते हैं? या तो आप उन्हें एक प्रतिद्वंदी की तरह देखते हैं जो आपसे आगे निकल सकता है, या फिर अपने मुनाफे को बढ़ाने के एक साधन की तरह, एक टूल की तरह। अच्छा, मतलब इंसान सिर्फ एक रिसोर्स बनकर रह जाता है। बिल्कुल। और जब संवेदनाएं खत्म हो जाती हैं तो शोषण करना बहुत आसान हो जाता है। एक छोटे से समूह को अत्यधिक वैभव और विलासिता देने के लिए बहुसंख्यक आबादी को जानबूझकर अभाव में रखा जाता है। जानबूझकर? ये तो बहुत डरावना है। हाँ, क्योंकि अगर अभाव नहीं होगा तो सस्ता श्रम कहां से आएगा, सस्ते मजदूर कहां से मिलेंगे? ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये इस मॉडल के काम करने का तय तरीका है। ये बात मुझे उस दिशा में सोचने पे मजबूर कर रही है जहां हम इस सिद्धांत का असल दुनिया में असर देखते हैं। अगर हम इस धन के केंद्रीकरण से होने वाले व्यवहारिक नुकसानों की बात करें तो सबसे पहला वार शायद काम करने वाले वर्ग पर ही होता है। मतलब मुनाफा कमाना अपने आप में कोई बुरी बात तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर मुनाफे को हर तिमाही में, हर क्वार्टर में बढ़ाना ही अंतिम लक्ष्य है तो कंपनी सबसे पहले कहां कटौती करेगी? बिल्कुल सही सवाल है, और इसका सबसे सीधा और क्रूर असर श्रमिकों पर ही पड़ता है। किसी भी कंपनी के लिए अपना मुनाफा बढ़ाने के दो ही मुख्य तरीके होते हैं। कौन से? या तो वो अपने उत्पाद की कीमत बढ़ाए या फिर अपनी लागत कम करें। अब बाजार की प्रतिस्पर्धा में कीमत बढ़ाना हमेशा मुमकिन नहीं होता, तो फिर वो लागत कम करते हैं। एग्जैक्टली। और लागत कम करने का सबसे आसान शिकार होता है मानव संसाधन। काम के घंटे बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन वेतन को वहीं रोक कर रखा जाता है, जिसे हम आम भाषा में शोषण कहते हैं। हाँ, जीवन की गुणवत्ता लगातार गिरती जाती है। एक इंसान अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ अपना अस्तित्व बचाए रखने में लगा देता है। उसके पास अपने मानसिक या आध्यात्मिक विकास के लिए ना तो समय बचता है और ना ही संसाधन। ये सिर्फ कारखानों के अंदर की बात नहीं है। इस अंधी दौड़ का एक बहुत बड़ा खामियाजा हमारा पर्यावरण भी चुका रहा है। वो तो सबसे बड़ा पीड़ित है इसमें। हाँ, मतलब एक ऐसी व्यवस्था जो अनंत वृद्धि या इन्फिनिट ग्रोथ के सिद्धांत पर टिकी है, वो एक ऐसे ग्रह पर कैसे काम कर सकती है जिसके संसाधन सीमित हैं? ये एक बहुत ही स्पष्ट गणितीय विरोधाभास है। अधिकतम मुनाफे के लिए अधिकतम उत्पादन चाहिए। सही बात है। और अधिकतम उत्पादन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन जरूरी है। जंगलों की कटाई, नदियों का प्रदूषित होना और जलवायु का असंतुलन, ये सब कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है। तो क्या है? ये उस सिस्टम की सीधी कीमत है जिसे चुकाए बिना वो सिस्टम चल ही नहीं सकता। जब प्रकृति को सिर्फ एक कच्चे माल के गोदाम की तरह देखा जाने लगता है तो उसका संरक्षण कभी प्राथमिकता हो ही नहीं सकता। ये तो बहुत ही निराशाजनक तस्वीर है। और यहाँ पर मैं एक और पहलू पर बात करना चाहती हूँ जो हमारे दैनिक जीवन को सीधा छूता है। हाँ, बताइए। जब लाभ ही सब कुछ है तो क्या इस बात की संभावना नहीं है कि पूंजीवाद का जो मूल डिजाइन है वो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी मानवीय जरूरतों को भी महज एक प्रोडक्ट बना दे? ये एक ऐसा बिंदु है जो सीधे तौर पर समाज की नैतिकता पर प्रहार करता है, और लेख भी इसी तरफ इशारा करता है। मतलब मिलावट और झूठे विज्ञापनों का भी जिक्र है इसमें। बिल्कुल। जब शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का व्यवसायीकरण हो जाता है तो उनका मूल उद्देश्य सेवा से हटकर ग्राहक से मुनाफा कमाना हो जाता है। अस्पताल और मरीज का रिश्ता बदल जाता है। हाँ, एक अस्पताल का लक्ष्य लोगों को स्वस्थ करना नहीं बल्कि अपने बेड भरे रखना और महंगे टेस्ट बेचना बन जाता है। ये तो हमने महामारी के दौरान भी बहुत करीब से देखा था। बिल्कुल देखा था। एक स्कूल का लक्ष्य ज्ञान देना नहीं बल्कि अपनी फीस बढ़ाना हो जाता है। इसका भयानक परिणाम यह है कि समाज का वो गरीब तबका जिसके पास चुकाने के लिए पैसे नहीं है, वो इन बुनियादी अधिकारों से ही बाहर कर दिया जाता है। और जब ऐसी स्थिति पैदा होती है जहां एक तरफ बहुमंजिला आलीशान इमारतें हों और उनके ठीक नीचे लोग दवा या खाने के लिए तरस रहे हों, तो समाज में असंतोष तो पैदा होगा ही। और यही वो जगह है जहां से सामाजिक अस्थिरता जन्म लेती है। क्राइम और वायलेंस। बिल्कुल। जब मूलभूत जरूरतें पूरी नहीं होती हैं और असमानता इतनी नंगी आंखों से दिखाई देती है तो लोगों में गुस्सा भरता है। अपराध और हिंसा अक्सर इसी असंतोष के लक्षण होते हैं। मतलब वो कोई पैदाइशी अपराधी नहीं होते? नहीं,
एक भूखा और वंचित इंसान जब देखता है कि सिस्टम उसके खिलाफ काम कर रहा है, तो वो सिस्टम के नियमों को मानने से इनकार कर देता है। तो अब तक की चर्चा में हमने उस बिना ब्रेक की ट्रेन की तबाही को बहुत करीब से देखा। हाँ। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये व्यवस्था इतनी ही खोखली है, तो क्या हमारे पास कोई और रास्ता है? यहीं पर स्रोत सामग्री एक पूरी तरह से एक नए दर्शन को पेश करती है। हाँ, प्राउट दर्शन। ये कोई छोटे मोटे सुधार की बात नहीं करता, बल्कि ये पूरी नींव को ही बदलने का दावा करता है। प्राउट, जिसका पूरा नाम प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी है, श्री श्री आनंदमूर्ति जी द्वारा प्रतिपादित एक ऐसा समाज आर्थिक दर्शन है जो एक बहुत ही अलग प्रस्थान बिंदु से शुरू होता है। मतलब इसका बेस ही अलग है। एकदम अलग। ये पूंजीवाद और यहाँ तक कि साम्यवाद या कम्युनिज्म की परंपराओं से काफी आगे की बात करता है। ये एक साथ इंसान की भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जरूरतों को एड्रेस करने का प्रयास करता है। इसका जो सबसे पहला और मेरी नजर में सबसे क्रांतिकारी विचार है, वो संपत्ति के सार्वभौमिक अधिकार को लेकर है। यूनिवर्सल राइट टू वेल्थ। हाँ, इस दर्शन का मानना है कि इस दुनिया की भौतिक संपदा का असली मालिक इंसान है ही नहीं। तो कौन है? ये सब कुछ परमात्मा या प्रकृति का है। इंसान केवल उसका उपयोग करता है, यानी यूजर है। यहाँ पर थोड़ा रुककर इस विचार की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। ये जो मालिक से उपयोगकर्ता बनने का मनोवैज्ञानिक बदलाव है, ये कितना बड़ा है, जरा सोचिए। हाँ, ये हमारी पूरी सोच बदल देता है। पूंजीवाद हमारे अंदर ये भावना कूट कूट कर भरता है कि ये मेरा है। हाँ। लेकिन प्राउट ये स्थापित करता है कि आप किसी जमीन के टुकड़े या किसी प्राकृतिक संसाधन के स्थायी मालिक हो ही नहीं सकते। मतलब हम तो बस कुछ समय के लिए आए हैं। एग्जैक्टली। आप बस अपने जीवन काल के कुछ दशकों के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस पल आप खुद को मालिक के बजाय एक ट्रस्टी या उपयोगकर्ता समझने लगते हैं, हाँ। उसी पल असीमित संचय की वो जो हिंसक प्रवृत्ति है, वो अपने आप कमजोर पड़ने लगती है। इसे समझने के लिए मैं एक बहुत ही दिलचस्प उपमा देना चाहूंगी। हाँ, बताइए। ये ऐसा है जैसे हम मोनोपोली गेम खेलने के बजाय एक कम्युनिटी गार्डन या सामुदायिक उद्यान में हो। बहुत अच्छा उदाहरण है। मोनोपोली गेम का तो पूरा डिजाइन ही ऐसा है कि आपको सब कुछ खरीद लेना है, यहाँ तक कि दूसरों को दिवालिया कर देना ही आपकी जीत है, जो कि असल दुनिया में बहुत ही क्रूर है। हाँ, लेकिन एक कम्युनिटी गार्डन में हर किसी को अपनी फसल उगाने का हक है। आप मेहनत कर सकते हैं, अपने हिस्से के फल खा सकते हैं, लेकिन आप ये दावा नहीं कर सकते कि गार्डन की पूरी जमीन सिर्फ आपकी है। बिल्कुल, आप उस जगह के मालिक नहीं, बस एक हिस्सेदार हैं। राइट। ये कम्युनिटी गार्डन का उदाहरण प्राउट की मूल भावनाओं को बहुत अच्छे से पकड़ता है। और इस गार्डन को सही ढंग से चलाने के लिए, ताकि कोई एक व्यक्ति पूरी जमीन पर कब्जा न कर ले, प्राउट एक बहुत ही व्यवहारिक नियम पेश करता है। वो नियम क्या है? धन संचय की सीमा। ये स्पष्ट रूप से कहता है कि समाज में हर व्यक्ति की भौतिक संपत्ति की एक ऊपरी सीमा तय होनी चाहिए, एक कैप होना चाहिए। ये तो बहुत ही बड़ा कदम है। मतलब आप एक सीमा से ज्यादा संपत्ति अपने पास रख ही नहीं सकते। लेकिन क्या ये समाज की अनुमति से तय होता है, और इसका मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म ये सुनिश्चित करना है कि संसाधन कुछ ही हाथों में जमा होकर ना रह जाएं। जब किसी व्यक्ति के पास तय सीमा से अधिक संपत्ति हो जाती है, तो वो अतिरिक्त संपत्ति वापस समाज के कल्याण या उत्पादन में लगा दी जानी चाहिए। अच्छा, मतलब सबको बराबर करना मकसद नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका उद्देश्य सभी को समान बना देना नहीं है, क्योंकि लोगों की जरूरतें और क्षमताएं अलग अलग होती हैं। सही बात है। लेकिन इसका उद्देश्य यह जरूर है कि किसी की भी संपत्ति इतनी ज्यादा ना हो जाए कि वो दूसरों को बुनियादी जरूरतों से ही वंचित कर दे। ये आर्थिक समानता लाने का एक सीधा तरीका है। इसके साथ ही लेख में स्थानीय अर्थव्यवस्था को लेकर भी एक बहुत ही दिलचस्प मॉडल सामने आता है। प्राउट स्थानीय स्तर पर 100% रोजगार की वकालत करता है। 100% लोकल एम्प्लॉयमेंट। हाँ, लेकिन आज के इस ग्लोबल दुनिया में जहाँ चीजें एक देश में बनती हैं और दूसरे में बिकती हैं, ये स्थानीयकरण कैसे काम कर सकता है? इसके लिए प्राउट उत्पादन के विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन पर जोर देता है। इसका सीधा सा गणित यह है कि जो चीज जहां पैदा हो रही है, उसकी प्रोसेसिंग और उसका उपभोग भी उसी इलाके में होना चाहिए। अच्छा, मतलब लोकल प्रोडक्शन फॉर लोकल कंजम्पशन। बिल्कुल। उदाहरण के लिए, अगर किसी क्षेत्र में कपास की खेती होती है, तो उस कपास को कपड़े में बदलने का कारखाना भी उसी क्षेत्र में होना चाहिए, न कि हजारों किलोमीटर दूर किसी बड़े शहर में। इससे तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बचेगा। हाँ, और सबसे बड़ी बात, जब कारखाने और उद्योग स्थानीय स्तर पर लगेंगे, तो वहीं के लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे न केवल बेरोजगारी खत्म होगी, बल्कि बड़े शहरों की तरफ होने वाला अंधाधुंध पलायन भी रुकेगा।
जो कि आज के समय की एक बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल, ये क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने का एक बहुत ही ठोस तरीका है। और मैं सोच रही थी कि जब लोग अपने बुनियादी जरूरतों के लिए सिर्फ भाग नहीं रहे होंगे, मतलब वो रैट रेस में नहीं होंगे, तब शायद वे कुछ और भी सोच पाएंगे। यहीं पर शायद व्यष्टि और समष्टि के संतुलन की बात आती है, जो लेख में बताई गई है। बिल्कुल सही पकड़े आप। प्राउड का मानना है कि किसी भी समाज की सफलता केवल उसकी जीडीपी या उसके द्वारा बनाई गई भौतिक वस्तुओं से नहीं मापी जा सकती। सिर्फ पैसे से आप खुशी नहीं नाप सकते। एग्जैक्टली। अगर लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं, लेकिन मानसिक तनाव में हैं या समाज में बिखराव है, तो वो सच्चा विकास नहीं है। हाँ, वो तो सिर्फ एक इल्यूजन है। यह दर्शन व्यक्ति और पूरे समाज दोनों की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति को एक समान महत्व देता है। भौतिक जरूरतें पूरी होना सिर्फ एक शुरुआत है, मंजिल नहीं। ये तो बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच है। हाँ। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा तार्किक सवाल खड़ा होता है। हाँ। मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचें तो हम एक कम्युनिटी गार्डन बना सकते हैं, संपत्ति की सीमाएं भी तय कर सकते हैं, लेकिन इस पूरे सिस्टम को चलाएगा कौन? अगर नियम बनाने वाले और उन्हें लागू करने वाले लोग ही लालची हों, अगर वे उसी पुरानी मोनोपोली वाली मानसिकता के हों, तो कोई भी नया सिस्टम जमीनी स्तर पर तो काम नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। तो प्राउड इस नई व्यवस्था को दिशा देने के लिए किस तरह के नेतृत्व की मांग करता है? ये इस पूरे ढांचे का सबसे महत्वपूर्ण और मैं कहूंगा शायद सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। प्राउड ये मानता है कि एक अच्छी व्यवस्था भी बुरे लोगों के हाथ में जाकर भ्रष्ट हो जाती है। हाँ, इतिहास गवाह है इस बात का। इसीलिए ये नैतिक नेतृत्व या सद्विप्र शासन की अवधारणा पेश करता है। सद्विप्र, इसका क्या मतलब है? सद्विप्र उन लोगों को कहा गया है जो नैतिक और आध्यात्मिक रूप से अत्यधिक उन्नत हों। तो क्या इसका मतलब ये है कि समाज की बागडोर उन लोगों के हाथों में होनी चाहिए जिनका मुख्य गुण बिजनेस एक्यूमेन या चालाकी नहीं, बल्कि उनकी नैतिक सत्यनिष्ठा है? यही इसका मूल अर्थ है। नेतृत्व ऐसे लोगों के पास होना चाहिए जो स्वार्थहीन हो, जिनका व्यक्तिगत लालच शून्य हो और जो समाज के हर वर्ग के लिए न्यायपूर्ण तरीके से सोच सकें। जब सत्ता ऐसे सद्विप्रों के हाथ में होगी, तभी इस व्यवस्था का दुरुपयोग रोकेगा। देखिए, ये सब सुनने में तो बहुत तार्किक और सुंदर लगता है, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा यथार्थवादी होकर पूछना पड़ेगा। हाँ, पूछिए। आज की जो राजनीतिक व्यवस्था है, जहाँ सत्ता अक्सर बाहुबल या धनबल से तय होती है, क्या ऐसे सद्विप्रों पर निर्भर रहना थोड़ा यूटोपियन या आदर्शवादी नहीं लगता? मतलब ये बदलाव असल में आएगा कैसे? ये एक बहुत ही स्वाभाविक संदेह है और लेख पढ़ते वक्त मेरे दिमाग में भी आया था। लेकिन अगर हम इस विचार की गहराई में जाएं, तो ये स्पष्ट होता है कि स्रोत ये नहीं कह रहा कि ये किसी रातों रात होने वाले चमत्कार से होगा। अच्छा, तो फिर? ये एक पैराडाइम शिफ्ट यानी सोचने के बुनियादी तरीके में बदलाव की मांग कर रहा है। जब तक समाज की सफलता का पैमाना सिर्फ पैसा रहेगा, तब तक नेतृत्व भी उसी मानसिकता का होगा। हाँ, मतलब जैसी प्रजा वैसा राजा। बिल्कुल। लेखक नीति निर्माताओं से एक बुनियादी बदलाव की मांग कर रहा है। जब समाज का पैमाना नैतिकता और इंसानियत बन जाएगा, तो नेतृत्व भी उसी आधार पर उभर कर आएगा। बिना इसके कोई भी आर्थिक प्रणाली सफल नहीं हो सकती। और इसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर भी पड़ेगा, क्योंकि एक नैतिक नेतृत्व प्रकृति को सिर्फ एक शोषण करने वाले संसाधन के रूप में तो नहीं देखेगा। निश्चित रूप से। प्राउड के पारिस्थितिकी संतुलन का जो नजरिया है, वो इसी नैतिकता से उपजा है। ये सिर्फ अंधाधुंध उत्पादन की मात्रा बढ़ाने के खिलाफ है। इसका जोर इस बात पर है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण होना चाहिए, ताकि प्रकृति की गुणवत्ता बची रहे। मतलब सस्टेनेबिलिटी। हाँ, ये पर्यावरण का संरक्षण इसलिए नहीं करता क्योंकि ये कोई कानूनी मजबूरी है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि ये पूरे अस्तित्व के प्रति एक जिम्मेदारी है। वाओ, मतलब कुल मिलाकर इस पूरी व्यवस्था का अंतिम लक्ष्य वो है जिसे एक बहुत ही खूबसूरत वाक्य में पिरोया गया है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सबका हित सबका सुख। हाँ, किसी एक वर्ग का मुनाफा नहीं, बल्कि पूरे समाज का कल्याण। यही वो निष्कर्ष है जो इस पूरे विश्लेषण से निकल कर आता है। देखिए, पूंजीवाद ने हमें आर्थिक विकास का रास्ता दिखाया, उसने हमें तकनीक दी, लेकिन उस विकास की कीमत हमने सामाजिक असमानता, मानवीय संवेदनाओं के पतन और पर्यावरण के विनाश के रूप में चुकाई है। बहुत भारी कीमत चुकाई है हमने। बिल्कुल। और इसके विपरीत प्राउड एक ऐसा व्यापक दृष्टिकोण पेश करता है जो इंसान को सिर्फ एक उपभोक्ता या किसी बड़ी मशीन का पुर्जा नहीं मानता। यह एक ऐसा ढांचा है जहां अर्थशास्त्र, नैतिकता और प्रकृति
इन तीनों को एक साथ साधने का प्रयास किया गया है। तो आज के इस गहन विश्लेषण से हम क्या लेकर जा रहे हैं? हमने देखा कि कैसे मुनाफे को ही अपना भगवान मान लेने वाली व्यवस्था अंततः समाज को भीतर से खोखला कर देती है, और कैसे एक वैकल्पिक दर्शन जिसमें संपत्ति की सीमाएं हो, स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो और नेतृत्व का आधार स्वार्थ नहीं बल्कि नैतिकता हो, ये हमें दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा देता है। बिल्कुल सही कहा। ये ज्ञान हमारे सुनने वालों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें उस आर्थिक हवा पर सवाल उठाने की ताकत देता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने करियर को, अपनी सफलता को और अपने समाज को किस पैमाने पर माप रहे हैं, सिर्फ मुनाफे के पैमाने पर या समग्र कल्याण के पैमाने पर। और शायद यही इस तरह के डीप डाइव विश्लेषण की सबसे बड़ी सफलता है कि ये हमारे दिमाग में उन सवालों को जन्म दे जो शायद पहले कभी थे ही नहीं। एकदम सही। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ जो इस पूरी बातचीत से ही निकलता है और हमारे मनोविज्ञान को झकझोरता है। हाँ, बताइए। जरा गंभीरता से कल्पना करें, अगर कल सुबह से सच में पूरी दुनिया ये नियम लागू कर दे कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति संचय पर एक सख्त सीमा होगी, एक लिमिट होगी, आप चाहकर भी उस लिमिट से ज्यादा पैसा इकट्ठा कर ही नहीं सकते। ये तो मानव इतिहास का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रयोग होगा, है ना? तो सोचिए, ऐसे में इंसान की महत्वाकांक्षा, जो हमारी ह्यूमन एम्बिशन है, उसका क्या होगा? आज हमारी ऊर्जा का सबसे बड़ा हिस्सा और ज्यादा पैसा कमाने में लगता है। जब वो रास्ता ही बंद हो जाएगा तो क्या हमारी सफलता की परिभाषा हमेशा के लिए बदल जाएगी? क्या ऐसा हो सकता है कि इनोवेशन खत्म ना हो बल्कि वो एक बिल्कुल नया रूप ले ले, जहां लोग पैसे के बजाय किसी और चीज के लिए काम करें? हाँ, जहां लोग सिर्फ समाज में सम्मान पाने के लिए या कोई बीमारी ठीक करने के लिए या फिर सिर्फ कुछ नया रचने की खुशी के लिए काम करें। क्या बात है। अगर हम उस बिना ब्रेक की ट्रेन में नैतिकता और संतोष का ब्रेक लगा दें तो हमारी यात्रा कैसी होगी? इस पर विचार जरूर करें। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने और इन विचारों को हमारे साथ डिकोड करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।